मुझे आज भी याद है वो दिन जब अम्मा अब्बा घर से गए हुए थे। मैं और इफ़रा घर पर अकेले थे। रात के 8 बज रहे थे। इफ़रा मेरे पास आई और बोली, "आपी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है जैसे कोई आ जाएगा।" मैंने कहा, "इफ़रा, तुम खामखा डर रही हो, कोई नहीं आएगा।" तभी इफ़रा ने मुझे कहा कि आपी, तुम सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं ड्राइंग रूम से उठना नहीं चाहती थी। इफ़रा बेडरूम की तरफ चली गई। मैं ड्राइंग रूम में ही बैठी रह गई। तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे बेडरूम से खिटपिट की आवाज़ें आने लगीं। मैं समझी कि इफ़रा ही होगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मैंने फ़ौरन जाके दरवाज़ा खोला। सामने अम्मी अब्बू खड़े थे। अम्मा तो फ़ौरन ही ड्राइंग रूम की तरफ आ गईं, जबकि अब्बा के साथ बहुत सारे मेहमान भी थे। अब जो हुआ वो बिल्कुल भी गैर मुतवक्के था। अब्बा ने कहा कि इफ़रा कहाँ है, मैं उसके लिए उसकी पसंदीदा दाल माश लाया हूँ। मैंने कहा, इफ़रा तो कमरे में है। अब्बा उससे मिलना भी चाहते थे। फ़ौरन ही अंदर कमरे में गए, पर आगे का मंज़र दिल दहला देने वाला था। कमरे में एक लड़का भी था जो कि बेड के पीछे छुपा हुआ था। अब्बा की नज़र फ़ौरन ही उस पर पड़ गई थी, क्योंकि वो छुपने की कोशिश कर रहा था। अब्बा तो इफ़रा पर टूट पड़े, बोले कि बेटी, ये क्या है? तुमने मुझे सभी के सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें ज़रा भी गैरत नहीं आई। तुमने एक जवान लड़के को घर में घुसाया हुआ है। इफ़रा रोने लगी और मेरे ऊपर उंगली उठाकर बोली, अब्बा, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये लड़का आप ही ने बुलाया था। आप ही ने मुझे कहा कि अब्बा आएंगे तो तुम इसे पिछले कमरे में ले जाओ। ये सुनकर अब्बा ने मेरी तरफ घूरते हुए देखा। मैं अब्बा की नज़र में पहले ही एक ठीक लड़की नहीं थी। वो हर वक्त मुझे ताने देते और कोसते रहते थे, और आज तो मेरे ऊपर मेरी बहन इफ़रा ने ही इल्ज़ाम भी लगा दिया था। मैं हक्का बक्का इफ़रा को देख रही थी। अब्बा ने कहा, बस ठीक है, अब मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। वो लड़का बिल्कुल भी ख़ास नहीं था, पढ़ा लिखा तो मालूम ही नहीं होता था। उसकी शख्सियत भी अजीब सी थी। उसे देख कर लगता जैसे वो किसी बहुत ही घटिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो। अब्बा पहले ही मुझे कुछ अच्छा नहीं समझते थे। अब्बा ने कहा, अगर तुम्हारी पसंद यही है तो मैं तुम्हारा इसके साथ निकाह कर देता हूँ। तभी इफ़रा का रंग बदलने लगा। इफ़रा बोली, अब्बा ऐसा न करें, ये लड़का किसी काबिल नहीं है। वो लड़का भी खामोश तमाशाई बना था, उसे भी अपनी जान प्यारी थी। इफ़रा की मुखालिफत करके वो अब्बा का गुस्सा नहीं देखना चाहता था। वो चुपचाप खड़ा था जब अब्बा ने कहा कि नहीं इफ़रा, तुम अपनी बहन को ये सब भुगतने दो। इसने गलती की है तो मैं इसे सज़ा भी दूंगा। आज इस लड़के का निकाह इफ़रा से होकर रहेगा। अब्बा की बात सुनकर इफ़रा बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी, मगर फिर उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब्बा के सामने नंबर जो बनाने थे उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत नहीं थी शायद कि वो अब्बा के सामने सच बोल सके। यूं वो लड़का जो इफ़रा के लिए आया था, उसके साथ मौलवी साहिब को बुलाकर मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं अपनी बेगुनाही का सबूत देती भी तो किसे देती। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था, जबकि मेरी बहन मुझे अलग ताने दे रही थी। खैर से मेरा निकाह उस लड़के जिसका नाम साजिद था के साथ हो गया। अब्बा ने मुझे कहा कि अब तुम इसी के साथ इस घर से चली जाओ और आइंदा हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। पर इफ़रा भी मेरे साथ साथ थी। मुझसे कहने लगी कि आपी, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम घर पर ही रह जाओ। मुझे और साजिद को यहाँ से जाने दो। मैं इस जहन्नुम में कैसे रहूँगी? साजिद के बगैर ये घर मुझे जहन्नुम लगता है। मैंने कहा, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुमने मुझ पर इल्ज़ाम धरा, क्या सोच कर धरा? अब तो मेरा तुम्हारे इस आशिक के साथ निकाह भी हो गया है। अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, तुम्हें सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। इफ़रा ने मेरे पाँव पकड़ लिए और बोली, आपी, तुम क्या चाहती हो कि मैं खुदकुशी कर लूँ? मैं गोली खाकर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो जाऊँ? मैं जानती थी कि इफ़रा ऐसी ही जज्बाती है। एक दो बार पहले भी वो ऐसी कोशिशें कर चुकी थी। मैंने इफ़रा से लाख कहा कि तुम अब्बा के सामने इस लड़के से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, ताकि वो इसका निकाह मेरी बजाय तुम्हारे साथ पढ़ा देते। पर तुमने तो अपना एक अच्छा बेटी वाला हुलिया भी तो नहीं बिगाड़ना था ना। तुमने तो अब्बा को ये भी कहना था, बताना था कि तुम उनकी शरीफ बेटी हो, तो अब भुगतो। इफ़रा ये सुनकर रोने लगी। बोली कि मैं ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी। अब तुम ऐसा करो कि तुम घर से निकल जाओ, मैं साजिद के साथ भाग जाऊंगी। अब्बा तो तुम्हें वैसे भी नहीं देखना चाहते, अब और भी इल्ज़ाम तुम पर आएंगे। अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, मैं क्यों जाऊंगी? कसूर तुम्हारा है तो तुम ही जाओगी। बस फिर क्या कहूँ कि
رات کے اس پہر مجھ سے اور کچھ نہیں ہو سکا۔ افرا نے ساجد کو اشارہ کیا، یہ دونوں ہی گھر سے بھاگ گئے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں ماں باپ کے گھر ہی رہ جاؤں، پر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں پاس ہی موجود ہمارے گھر کے قریب ایک بڑے سے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گئی جس کا نام عثمان منزل تھا۔ عثمان منزل کا دروازہ اکثر کھلا ہی رہتا تھا کیونکہ ان لوگوں کے رشتہ دار بہت سارے تھے اور نوکر بھی بے حساب تھے، تقریباً 10 کوارٹر کروڑ نوکروں کے تھے۔ ظاہر ہے تقریباً ایک کنال پر بنے اس بنگلے کو صاف کرنے کے لیے بھی اتنے ہی ملازموں کی ضرورت تھی۔ بنگلہ بڑا خوبصورت تھا، خوابیدہ سا تھا۔ تبھی میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی جو کہ سامنے ہی بنا ہوا تھا۔ یہ شاید کسی سرونٹ کوارٹر کا کمرہ تھا۔ میں نے دیکھا اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اس کے ساتھ ایک مریل سا آدمی بھی تھا۔ انہوں نے مجھے چونک کر دیکھا اور بولے، آپ کون ہو؟ میں نے کہا، خدا کے لیے میری مدد کرو، میں ایک ایسے گھر سے آئی ہوں جہاں پر میرے ماں باپ اب میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ آدمی مجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے بولا، آ جاؤ بیٹی، ہمارے ساتھ بیٹھو، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو اپنی بات تفصیلاً سمجھا دی۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ ہی رہو، میں تمہارا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دوں گا۔ میں جانتی تھی کہ بندوبست سے مراد اس آدمی کی کیا ہے، یقیناً یہ مجھے کسی اور کے ساتھ بہانے کے چکروں میں ہے۔ میں بھی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی مجھے نکاح کے بندھن میں باندھ کر ذلیل و رسوا کیا گیا، تو کل کو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مختلف باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ میں نے اور کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس آدمی کو اپنی بات بتا دی۔ اگلا پورا دن میں اسی کمرے میں رہی تھی۔ یہ تنگ و تاریک جگہ تھی، یہاں پر تو سانس لینا بھی دشوار تھا۔ مجھے وہ لڑکی آ کر صبح صبح کہنے لگی کہ ابا تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتے ہیں، اگر تم نے اپنی زندگی اچھی بنانی ہے تو ابا کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس سے پہلے بھی ابا نے بہت لڑکیوں کی مدد کی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا باپ اتنا ہی ہمدرد ہے تو میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ میں وہ آدمی جس کا نام شبیر تھا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر شہر آ گئی۔ اگرچہ یہ بھی شہر ہی تھا جہاں سے ہم لوگ نکلے تھے، پر پھر بھی وہ مجھے ایک بڑے شہر لے کر جا رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ رشید مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گا جہاں تمہاری بہت قدر ہوگی۔ تم نے شادی کا مزہ تو چکھ ہی لیا ہے، اب تم نوکری کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ تو زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ تم اسی طرح کسی نہ کسی مرد کی محتاج رہو گی۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا، چچا اگر آپ نہ ہوتے تو میں کہاں جاتی، میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ وہ آدمی مکاری سے بولا، بس اب تم ہر روز عیش کرو گی، تم دیکھ لینا تم جہاں جاؤ گی وہاں روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی، تمہاری تنخواہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ میں بے وقوف بھی چچا کی باتوں میں آ کر بہت خوش تھی۔ تبھی اس نے گاڑی ایک بڑے سے محل کے سامنے روکی۔ یہ تو لگتا تھا کہ کوئی نور محل ہو، اس سے پھوٹتی روشنیاں میری آنکھوں کو چندھیا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا یہ بہت ہی بڑا علاقہ تھا، پر یہاں آس پاس چھوٹی تنگ تاریک گلیاں تھیں۔ چچا بولا کہ تمہیں بس یہاں پر سلائی کڑھائی کا کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، چچا مجھے تو وہ نہیں آتا۔ بولا کہ وہ تمہیں یہاں سکھا بھی دیں گے، دیکھو یہاں تو ساری لڑکیاں ہی ہیں۔ میں نے دیکھا واقعی دروازوں کھڑکیوں پر عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ میں نے کہا، یہاں کوئی جشن ہے کیا؟ سب عورتیں کھڑکیوں اور دروازوں پر ہی موجود ہیں۔ بولا کہ ہاں، آج ان کی بڑی ماں کی سالگرہ ہے، اسی لیے لوگوں نے یہاں بہت زیادہ روشنی کر رکھی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، چچا مجھے یہاں کیوں لایا ہے، پر وہ مجھے اس گھر کے دروازے پر چھوڑ کر خود چلا گیا۔ میں ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک لڑکی آئی جو کہ کسی مرد سے کم طاقت نہیں رکھتی تھی۔ اس نے مجھے گھسیٹ کر اندر لایا اور بولی، یہاں بیٹھ، تجھے مالکن کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اس لڑکی کا لہجہ عجیب سا تھا، اس نے کپڑے بھی باریک پہنے ہوئے تھے جس سے اس کا جسم صاف نظر آ رہا تھا، گہرا کاجل اور ہونٹوں پر لال لپسٹک۔ مجھے وہ بہت بری لگی تھی، سوچا کہ چلو آئندہ اس سے دوستی نہیں رکھوں گی۔ ایک بار اس نے بس مجھ سے بات کر لی، ورنہ تو اماں کہتی ہیں ایسی لڑکیوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میں حیران تھی کہ یہاں پر سب لڑکیوں نے ایسے ہی باریک اور بیہودہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ خیر اب میں اپنے کمرے میں تھی جبکہ وہ عورت آ گئی، میرے سامنے آ کر بیٹھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کی زبان کالی سیاہ تھی، ہونٹ بھی کالے تھے پر لپسٹک کی لالی میں چھپے ہوئے تھے۔ بولی کہ تو بہت ہی زبردست مال ہے۔ میں اس کے منہ سے مال کا لفظ سن کر حیران رہ گئی۔ میں کوئی سبزی تو نہیں تھی جو وہ مجھے مال کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ بولی کہ زیادہ بھولی نہ بن،
यहाँ तो तू अपनी मर्ज़ी से आई है, मैंने आज तक किसी लड़की को अपनी मर्ज़ी से आते नहीं देखा, पर तू तो यहाँ खुद नौकरी करने आई है, तो अब तुझे यहाँ की नौकरी करना पड़ेगी। मैंने कहा किस किस्म की नौकरी होगी? बोली कि अच्छा, ज़्यादा ड्रामे कर रही है, खुद ही समझ आ जाएगी जब तेरी नौकरी शुरू होगी। उसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा और वहाँ से चली गई। मैं हैरान परेशान थी कि मैं आ कहाँ गई हूँ। तभी एक लड़की, बल्कि दो लड़कियां आईं और मुझे लेकर दूसरे कमरे में चली गईं। इन्होंने मेरे बाल बनाना शुरू कर दिए। मैं तो खुश थी, बड़े से शीशे के सामने खुद को तैयार होता देख रही थी। इन्होंने मेरे चेहरे पर खूब पाउडर लगाया, मुझे अच्छे कपड़े पहनाए, बाल वगैरह बनाए और फिर एक कमरे में बिठा दिया। हंसती हुई वहाँ से चली गईं। मैं तो मुकम्मल तौर पर दुल्हन लग रही थी। मेरे होश तो तब उड़े जब एक नौजवान उस कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया, मुझसे कहने लगा, आज तक ऐसी खूबसूरती मैंने नहीं देखी। अब मैं समझ गई थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। ऐसी जगहों का तो सिर्फ नाम ही सुना था, कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी ऐसी जगह पर कदम भी रखूँगी। मैं तो उस चच्चे पर भरोसा करके यहाँ तक आ गई थी। या अल्लाह, मैं कितनी बेशर्म हूँ, मैं कितनी बेहया हूँ। तू मुझे माफ़ कर दे। मैं खुद को ही कोसने लगी थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने उसे और कुछ भी नहीं कहा। मैं अपनी जगह से उठी और नौजवान के कदमों में अपना सर रखकर कहा, अगर तुमने ज़िंदगी में कभी कोई नेकी करनी है तो खुदा के लिए मुझे इस जहन्नुम से निकाल दो। मैं यहाँ अनजाने में आ गई हूँ। मेरा चचा मुझे यहाँ बेचकर चला गया है। मुझे नहीं मालूम था कि ये कैसी जगह है। शरीफ लड़की हूँ, आज तक किसी ने मेरा बाल भी नहीं देखा। ये सुनकर उस लड़के को तो जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। वो दो कदम पीछे हट गया और बोला, मुझे तो उस बाई ने कहा था कि बड़ी शौकीन लड़की दे रही हूँ, मगर तू तो बहुत शरीफ निकली। मैं अभी जाकर उसकी तबीयत साफ़ करता हूँ। मैं उसके पाँव पड़ गई, बोला कि खुदा के लिए ऐसा मत करो, वो मुझे किसी और के मत्थे लगा देगी। तुम एक माकूल नौजवान लगते हो, तुम्हें तुम्हारी बहन और माँ का वास्ता, खुदा तुम्हें इज़्ज़त देगा, रुतबा देगा। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ अपनी इज़्ज़त की। मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे अपने घर ले जाओ, मुझे कहीं और ले जाओ, पर यहाँ से निकाल दो। मेरी बात सुनकर वो लड़का सोच में पड़ गया। बोला कि तुम सच कह रही हो। मैंने कहा, तुम मेरे सर पर कुरान रखो, मैं सच कह रही हूँ। मेरी आंखों से टप टप गिरते आंसू देखकर वो समझ गया था कि मैं वाकई में सच्ची हूँ। मेरा दिल कांप रहा था कि खुदा जाने ये नौजवान मेरी मदद करेगा या मुझे लूट कर चला जाएगा। पर वो इंसान था, एक अच्छा इंसान। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाने लगा। फिर उसने फ़ोन करके अपने एक दोस्त से कहा कि मेरी गाड़ी लेकर बाहर आ जाओ, और हाँ, अगर ज़्यादा कुछ चूं चरा करें तो अपने साथ दो चार बंदे भी ले आना। मैं हैरान थी कि ये लड़का तो वाकई बहुत ताकतवर है। अमूमन ऐसी जगहों पर आने वाले गरीब घरों के या फिर छुपन छुपाई करने वाले ही लोग होते हैं। अमीर तो ऐसी जगहों पर नहीं आते, उनके तो घर में ही अय्याशी का सामान दस्तयाब होता है। खैर, जब वो गाड़ी लेकर बाहर आया, यानी उसका दोस्त ने बाहर लाकर गाड़ी खड़ी की, तो कोठे वालों की भी हवा निकल गई। वो मुझे उनके सामने ले गया। वो बोले तक नहीं, बस उसे गालियां देते रहे। उस लड़के जिसका नाम अली था, उसने 1 लाख रुपए के नोट उस बाई की तरफ फेंके और मुझे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल गया। मैं बहुत खुश थी, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि इसने मुझे एक ऐसी जगह से निकाल दिया। पर मैं क्या जानती थी कि ज़िंदगी ने अभी और भी आजमाइशें मेरे सर पर रखी हैं। वो मुझसे कहने लगा, अगर तुम वाकई एक शरीफ लड़की हो तो अब तुम्हें अपनी इज़्ज़तदार ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ सकूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मिल गए तो वो यकीनन तुम्हें कबूल कर लेंगे। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी इस तरह कोठों पर पामाल होती रहे। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी, मना भी नहीं कर सकती थी कि माँ बाप के पास नहीं जाना। अगर मैं मना करती तो वो यही समझता कि मैं शायद ख़राब लड़की हूँ जो अपने माँ बाप से छुप रही हूँ। इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। बड़ी मुश्किल से तो एक मेहरबान का सहारा मिला था, सो मैं खामोश होकर बैठी रही। तकरीबन 1 घंटे बाद उस आदमी ने मुझे अपने घर के सामने उतारा। बोला कि क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी मायूब जगह से लेकर आया हूँ, सो अपने घर नहीं लेकर जा सकता। इससे अच्छा है कि तुम मेरे सर्वेंट क्वार्टर में चली जाओ, मैं तुम्हें नूर आंटी के साथ भेज देता हूँ। उस लड़के ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा, ये लड़की बेबस और बेसहारा है, इसे अंदर ले जाएं, और हाँ, अम्मा जी पूछे तो उन्हें बताइएगा कि आपने इसे किसी घर से लाया है। 2-3 दिन में चली जाएगी। लड़के की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि एक रात उस कोठे में लगाने से मैं कितनी बेवकत हो चुकी हूँ।
यहाँ तक कि वो किसी को बता भी नहीं सकता कि वो मुझे मदद की खातिर यहाँ लाया है। मेरी आंखों में आंसू तो आ गए थे, पर अब मैं हकीकत पसंद हो गई थी। मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहती थी, ना ही मुझे कोई उम्मीद थी जो मैं उस शख्स की इस बात पर अपना दिल तोड़ बैठती। मैं नूर आंटी के घर चली गई। घर क्या था, वही 2 कमरों का क्वार्टर जहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई थी। कहीं मैं दोबारा से ऐसे मोड़ पर तो नहीं आ गई। पर ऐसा कैसे हो सकता था? ये शख्स तो मुझे उस जगह से बचा कर लाया था। नूर आंटी वाकई बहुत ही ज़्यादा नेक और अच्छे इखलाक वाली थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ कुरान पाक भी पढ़ाऊँगी। वो ये नहीं जानती थी कि मैं अपने माँ बाप के पास वापस चली जाऊँगी। वो समझ रही थी कि मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। कभी मुझे इस क्वार्टर के हालात के बारे में बताती, तो कभी बंगले के मालिकों के बारे में। मैं उसे कैसे बताती कि मैं मालिक और नौकर के फ़र्क को नहीं समझती थी। मैं तो एक इज़्ज़तदार घराने की लड़की हूँ। वो मुझे बार बार कहती कि तुम इनकी वफ़ादार रहोगी तो तुम्हें नवाजेंगे, तुम्हारी शादी में तुम्हें जहेज़ भी देंगे। सुबह कैसे हुई मैं नहीं जानती। बहरहाल जब सुबह हुई तो वो लड़की मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बीबी तुम्हें छोटे साहब बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि अच्छी सी चादर ओढ़ कर आना, अच्छे कपड़े पहन कर आना। चूँकि मैं अभी भी उन्हीं कपड़ों में मलबूस थी जो कि मुझे उस कोठे पर पहनाए गए थे, इसीलिए शायद उस लड़के ने मुझसे कहा था कि मैं अच्छे कपड़े पहन कर आऊँ। बहरहाल मैंने सादा से कपड़े पहने, चादर ओढ़ी और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। वो गाड़ी लिए बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और बोला, मैं तुम्हें आज अपने माँ बाप से मिलवा कर ही रहूँगा, बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। माँ बाप से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है ना? मैं उन्हें तुम्हारे बारे में ये नहीं बताऊँगा कि तुम मुझे कहाँ से मिली हो, वरना तो वो भी तुम्हें कबूल करने से इनकार कर देंगे। तुम्हारे लिए यही बहुत है कि तुम घर के बाहर रह ली हो। लड़की एक रात भी घर से बाहर रह जाए तो उसके लिए मसला पैदा हो जाता है, वो किसी काम की नहीं रहती। मैं हैरान थी कि इस छोटे से लड़के को ज़िंदगी की कितनी हकीकतें मालूम हैं। काश मुझे भी ये सब कुछ पता होता तो मैं अपने घर से ही ना निकलती, अपनी बहन की बातों में ना आती। बहरहाल वो लड़का मुझे अपने अम्मा अब्बा के पास पहुंचाने में कामयाब हो गया। उसने मस्जिदों में ऐलान करवाए, हर एक शख्स से बात की, यहाँ तक कि मुझे मेरे माँ बाप के घर तक पहुंचा दिया। दरवाज़ा खुला और जब अम्मा ने मुझे देखा तो मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ मुंह फेरने की बजाय इन्होंने मुझे गले लगा लिया। गले लगा कर रोने लगी और बोली, बेटी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें याद कर कर के रोती थी। तुम्हारे जाने के बाद इफ़रा भी चली गई। इफ़रा ने अपने पीछे एक ख़त छोड़ा था, असल कसूर तो उसका था। हमने तुम्हें बिला वजह ही एक शक की बुनियाद पर घर से दरबदर कर दिया, हमें माफ़ कर दो। मेरी माँ मुझसे लिपट कर रो रही थी। अब्बा खड़े ये मंजर देख रहे थे। उन्हें भी एहसास था कि उन्होंने गलत किया है, पर वो बोल नहीं रहे थे। शायद गुस्से में किए गए कदम की वजह से अभी भी शर्मिंदा थे मुझसे। मैं अपने अम्मा अब्बा से मिलकर ज़रा भी खुश नहीं थी। बस लगता था कि मैं लुटते लुटते बच गई हूँ। अम्मा अब्बा ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया। वो यहाँ से चला गया। ऐसी कोई फिल्मी कहानी मेरे साथ पेश ना आई कि उस लड़के ने ही मुझसे शादी कर ली हो। अम्मा अब्बा ने कुछ दिन मुझे अपने घर में बिठा कर रखा। फिर मेरी शादी एक माकूल घराने में करने के लिए मेरा रिश्ता ढूंढने लगे। बिलाखिर एक अच्छा रिश्ता मिल गया। वो लड़का एक स्टोर में काम करता था, माकूल तनख्वाह लेता था। मेरे दिल में किसी किस्म का मलाल नहीं था। मैं जानती थी कि मुझ जैसी लड़की को उसने कबूल किया यही बहुत है, पर मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि कहीं लोगों ने मेरे शौहर को मेरे बारे में भड़का न दिया हो कि मैं माजी में इतनी रातें घर से बाहर भी रही हूँ। मेरा शौहर हैदर बहुत ईमान वाला इंसान था। उसने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि मैं सारे दुख दर्द भूल गई। इफ़रा का आज तक मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ रहती है, लेकिन ऐसे में मेरे दिल पर एक बोझ जो सबसे बड़ा वो ये कि मेरा पहला निकाह तो इफ़रा के शौहर के साथ हुआ था, दूसरा मेरे अपने शौहर के साथ। इफ़रा का शौहर भाग गया, पीछे मैं अकेली रह गई। ऐसे में मेरी शादी जब हैदर से हुई तो क्या वो निकाह ख़त्म हो जाएगा? मैं इस सिलसिले में इतनी परेशान हूँ कि बता नहीं सकती, क्योंकि कहने को वो भी मेरा शौहर था, उसके साथ मेरा निकाह हुआ था, पर फिर हैदर के साथ भी मेरी शादी हो गई। तो अब मैं क्या समझूं कि मैं किसकी बीवी हूँ? कहीं मुझ पर कोई गुनाह तो नहीं होगा? अगर गुनाह होगा तो मैं इसका कफ़ारा कैसे अदा करूँ? और ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मुझ पर क्या हुक्म है? अगर आप मेरी कहानी पढ़ रहे हैं तो मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।